हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर अलका गोयल, एसोसिएट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, राजस्थान गवर्नमेंट। मेरे चैनल पॉलिटिकल साइंस फॉर कॉलेज स्टूडेंट्स में मैं आपको पढ़ा रही हूँ मनु। स्टूडेंट्स, मनु प्राचीन भारतीय राजनीतिक विचारक और जिनकी पुस्तक है मनुस्मृति। मैं इसका पहले 5 वीडियो इसके आप पहले देख चुके हैं और उसमें मैंने आपको मनु के राजनीतिक विचारों का बहुत विस्तार से एक एक पॉइंट लेकर के आपको मैंने विश्लेषण किया है, वर्णन किया है उसका। और आशा है आपको वो पसंद आए होंगे और आपने निश्चित रूप से वो सारे वीडियो देखे होंगे। नहीं देखे तो अब आप देख लीजिएगा, क्योंकि एक जो विचार है वो दूसरे से संबद्ध है, आपस में परस्पर संबंधित है ये। तो एक विचार, तभी दूसरा विचार आपको समझ में आएगा जब आप उनसे पहले विचार समझ लेंगे। तो पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया कि मैं आपको पढ़ाऊंगी परराष्ट्र संबंध, और परराष्ट्र संबंधों का मतलब है वैदेशिक नीति, विदेश नीति, दूसरे राज्यों से संबंध। इसमें स्टूडेंट्स दो प्रकार की चीजें हैं, एक तो व्यवहारिक है और एक सैद्धांतिक है। और सैद्धांतिक में सिद्धांत यानी सिद्धांत रूप से जो है उसमें दो सिद्धांत है, एक तो मंडल सिद्धांत है और दूसरी है शार्दूल नीति। मंडल सिद्धांत, इसको हम कहें कि गोला है मंडल, और जो प्रत्येक राजा है, मतलब जो प्राचीन काल है ना, उसमें क्या होता था कि जो राजा जितने ज्यादा किसी को जीतता था, किसी अपनी भूमि बढ़ाता था, उसको बहुत अच्छा माना जाता था। तो मनु के अनुसार जो राजा है वो महत्वाकांक्षी होना चाहिए और वह हमेशा क्षेत्र विस्तार, अपने जो साम्राज्य विस्तार है उसके लिए उसे प्रयत्नशील रहना चाहिए। और दूसरे राज्यों के साथ में उसको संबंध स्थापित करने चाहिए। जैसे कि जो मनु है उसने, देखिए, जो सप्तांग सिद्धांत बताया है उसमें एक अंग उसने मित्र भी बताया है। जैसे मैंने अभी आपको कोश बताया है ना, तो दंड भी है उसमें। एक दंड का मैंने आपको पहले वीडियो बताया है, और दंड भी है उसमें, और एक कोश भी है और मित्र भी है। तो मित्र, मित्र से मतलब यहाँ पर किसी व्यक्ति विशेष से नहीं है, मित्र राजा से है। यानी ये जो मैं आपको मंडल सिद्धांत पढ़ाऊंगी, इसमें 12 राजाओं का एक मंडल है, 12 राज्यों का एक मंडल है, यानी 12 राजा हैं, वो 12 राज्य हैं, प्रत्येक के अपने सप्तांग सिद्धांत है। ठीक है, तो जो मंडल सिद्धांत है ये कहता है कि प्रत्येक जो राजा है उसका जो प्रभाव क्षेत्र है वो अपने आसपास के 12 राजाओं तक रहता है। ठीक है, और इसका जो केंद्र बिंदु है, इसका जो सेंटर है वो है विजिगीषु, यानी हम जिस राजा को पढ़ रहे हैं, हम कह सकते हैं कि हम मनु राजा को पढ़ रहे हैं। तो मनु का जो हमारा विजिगीषु राजा है, विजिगीषु का मतलब है विजय की इच्छा रखने वाला राजा। क्योंकि जो जितना साम्राज्य विस्तार रखता है, जो जितने राजाओं से संबंध रखता है और उन पर अपना प्रभाव स्थापित कर सकता है, करना चाहता है, अपनी नीतियों के द्वारा जो प्रभाव स्थापित कर सकता है, वो विजिगीषु राजा उतना ही अच्छा माना जाता है। क्योंकि देखिए, नीति, वैदेशिक नीति वही सफल होती है जिसमें हमारे ज्यादा से ज्यादा मित्र रहें और कम से कम शत्रु रहें। वो नीति सबसे बेस्ट मानी जाती है, और मंडल सिद्धांत इसी नीति की बात करता है। तो मंडल सिद्धांत 12 राजाओं, 12 मंडल की बात करता है, और जिनसे कि विभिन्न प्रकार के संबंध बनाने चाहिए। और इस मंडल सिद्धांत में क्या है, देखिए, मैं आपको अगले चैप्टर में इसमें थोड़ा विस्तार से आपको मंडल सिद्धांत बताऊंगी। अभी मनु में बहुत ज्यादा विस्तार से नहीं है, जब आप कौटिल्य पढ़ोगे तो उसमें मंडल सिद्धांत बहुत ही विस्तार से है। तो इसमें क्या है, मंडल सिद्धांत में जो 12 राजा हैं, वो इसमें ये नियम काम करता है कि जो आपका बिल्कुल सीमा से लगा हुआ राजा है, जो आपसे बिल्कुल चिपका हुआ जैसे राजा, जैसे हमारे पड़ोसी हैं हमारे घर के, और उनसे जिनसे हमारी दीवार भिड़ी हुई है वो हमारे शत्रु हैं। उनके बगल वाला हमारा मित्र है, उनके बगल वाला फिर शत्रु है, उनके बगल वाला मित्र है, फिर उनके बगल वाला शत्रु है। इस प्रकार से 12 राजा बताए हैं। इन 12 राजाओं में एक तो विजिगीषु राजा हो गया, 5 आगे के भाग के राजा, 4 पीछे के राज्य भाग के राजा, और एक इसमें बताया है मध्यम, और एक बताया है उदासीन। तो ये राजा बताए हैं 12 राजा। और इन 12 राजाओं में जो मनु है वो ये कहता है कि जो मित्र राजा हैं वो शक्तिशाली होने चाहिए, हमारे शक्तिशाली मित्र राजा हो, जिससे कि हम
अपने प्रभाव को ज्यादा बढ़ा सकें और जो शत्रु हैं उनको हम पराजित कर सकें। दूसरा जो सिद्धांत है वो है षाड्गुण्य नीति। षाड्गुण्य मतलब षड्गुण नीति, 6 गुणों वाली नीति। और जो षड्गुण नीति है वो क्या कहती है कि जो विजिगीषु राजा है वो इस प्रकार से कार्य करे कि वह मतलब जो दूसरे राजा हैं, जो शत्रु राजा हैं, उनको पराजित कर सके, किसी भी स्थिति में उनको पराजित कर सके। और उसके लिए उसने विभिन्न तरीके बताए हैं। जैसे कि षड्गुण नीति में मतलब राजा इस प्रकार से वो कार्य करे अपने पुरुषार्थ के द्वारा, अपनी बुद्धि के द्वारा, कि उन 6 गुणों के द्वारा वो राजा, जो शत्रु राजा है, वो चाहे कितना भी शक्तिशाली हो, चाहे हमारी परिस्थितियां कितनी विपरीत हो, चाहे उसकी परिस्थितियां कितनी अनुकूल हो, इसके बाद भी जो राजा है वो राजा हमारा जीतना चाहिए और शत्रु मतलब जो राजा है वो हारना चाहिए। तो विजिगीषु राजा जो है, एक तो इन्होंने 4 उपाय बताए हैं, उपाय नीति भी बताई है, साम, दाम, दंड और भेद। साम का मतलब है कि राजा जो कार्य करे वो शांतिपूर्वक करे। सबसे पहले देखिए, हम अपनी बात को समझाते हैं किसी भी शत्रु राजा को या किसी को भी, तो हम बताएंगे शांति से कि आप हमारी ये बात शांति से सुन लीजिए, आप सुन लीजिए हमारी बात को, या हमें ये जगह जो है, ये राज्य हमें वापस दे दीजिए। यदि कोई समझदार राजा है, उसको ये पता है कि ये राजा शक्तिशाली है, तो वो शांतिपूर्वक उसको दे देगा। ठीक है। जैसे कि पहले जो यज्ञ वगैरह होते थे, राजसूय और अश्वमेध यज्ञ, उसमें शांतिपूर्वक वो घोड़ा निकलता था। तो जो शक्तिशाली राजा होते थे उनसे तो कोई किसी तरह की लड़ाई मोल लेता ही नहीं था, और वो स्वतः उसको जो है वो दे देते थे, है ना। तो एक तो साम नीति है। दूसरी जो है दाम नीति। तो ये भी है कि कोई राजा जो ये कहता है कि मैं तुम्हें इसके बदले में ये दूंगा, ये उपहार दूंगा, या मैं अपनी बेटी की शादी तुमसे कर दूंगा, या मैं तुम्हें पैसे दे देता हूँ और बदले में आप मुझे ये एरिया दे दो, या ये सुविधा दे दो, या ये मुझे दे दो। तो दाम नीति द्वारा राजा काम करवाते थे। दंड के द्वारा, दंड का मतलब है युद्ध के द्वारा। ये थोड़ा सा भयानक होता है युद्ध का। युद्ध की नीति तो तभी अपनाते हैं जबकि हमें लगे कि हम जीत जाएंगे। तो दंड नीति के द्वारा कार्य करेंगे। और मतलब राजा जो कार्य करता था, दंड का प्रयोग बहुत होता था। और चौथी है भेद नीति, जो कि सबसे ज्यादा जरूरी है। भेद है कूटनीति। कूटनीति से क्या है कि ये जो कूटनीति है वो दंड के समय भी काम करती है, और ये शांति के समय भी, साम नीति के समय भी काम करती है, और दंड नीति के समय भी ये नीति काम करती है। तो इन सभी जो उपाय हैं, मतलब भेद नीति में क्या होता है कि राजा, जो शत्रु राजा है, उसकी कमियों का पता लगा लेता है, और उसके द्वारा वो अपना जो मतलब जो अपना तरीका होता है कि मुझे किस प्रकार से काम करना है, वो वह निश्चित कर लेता है। उसकी सब कमियों का पता लगा लेता है, उसके लोगों को तोड़ देता है। और राजा इन 4 उपायों के द्वारा वश में करे शत्रु राजा को। और इसके अलावा इनका प्रयोग वो एक साथ भी कर सकता है, अलग अलग भी कर सकता है। इसके अलावा राजा जो षड्गुण नीति है उसमें देखिए 6 चीज आती हैं। पहली आती है संधि, यानी राजा क्या करे, संधि। संधि का मतलब है मिलना। तो संधि वो ये देखकर कर सकता है कि जो अमुक राजा है सामने वाला, इससे संधि करने में मुझे फायदा है। और उस यदि वो कमजोर है तो वो कहेगा कि तुम या तो संधि कर लो, और नहीं तो मैं तुम्हारा ये राज्य यूं कर दूंगा, इसको नष्ट कर दूंगा। यदि सामने वाला समझदार राजा है और उसको पता है कि ये शक्तिशाली है, तो वो संधि कर लेगा, है ना। उस संधि में उसको फायदा है, क्योंकि युद्ध में तो नाश ही होना है। ठीक है। और वो ये भी कर सकता है कि सामने वाला यदि शक्तिशाली या स्वयं कमजोर है तो वो संधि कर लेगा स्थिति को देखते हुए। ठीक है। और विग्रह, विग्रह का मतलब है तोड़ना। जो पहली संधि है या संबंध है उनको तोड़ना। तो यदि राजा को ये लगता है कि मुझे इससे संबंध तोड़ने में फायदा है, अब मैं इससे संबंध तोड़ करके इस पर अपना अधिकार कर लूंगा, और ये कमजोर है राजा अभी, तो ये राज्य अभी कमजोर है या इसकी स्थिति विपरीत है, या इस पर शासन करके, इस पर राज्य करके मैं और अधिक लाभ पालूंगा, तो वह विग्रह की नीति अपनाता है। यान का मतलब है चढ़ाई करना, आक्रमण कर देना। तो यदि उसको ऐसा लगता है कि अब
इस पर हमें आक्रमण कर देना चाहिए, क्योंकि स्थिति अब हमारे अनुकूल हो गई है और हम जीत सकते हैं युद्ध। तो ऐसी स्थिति में यान की नीति राजा अपनाता है। आसन, आसन होता है इंतजार करना। तटस्थ नीति एक होती है कि अभी स्थितियां हमारे अनुकूल नहीं हैं और अभी हमें कुछ समय रुकना चाहिए, हमें अभी इंतजार करना चाहिए, इस प्रकार की नीति अपनाई जाती है। तो आसन जो है, जैसे हम रामायण काल का उदाहरण इसमें ले सकते हैं कि रामायण काल में जो राम थे, उन्हें लंका में सीता मतलब वहां पर चढ़ाई करनी थी, लेकिन जो सुग्रीव थे उन्होंने कहा कि अभी चौमासा चल रहा है, यानी बारिश का समय चल रहा है और अभी कुछ समय हमें इंतजार करना चाहिए, जबकि रास्ते खुल जाएंगे उसके बाद में हम इस पर चढ़ाई करेंगे, क्योंकि समुद्र पार करना था और समुद्र बहुत ज़्यादा पानी हो जाता है तो उसको पुल बनाना, उसको पार करना बहुत मुश्किल था। और उस 4 महीने बाद जो है वो रावण पर आक्रमण किया गया था। तो ये होती है आसन की अवस्था, जबकि हम परिस्थितियों का अपने अनुकूल होने का इंतजार करते हैं। द्वैधी भाव है दोनों प्रकार का भाव रखना, यानी शत्रुता और मित्रता दोनों प्रकार के भाव रखते हुए कार्य करना द्वैधी भाव कहलाता है। तो इस प्रकार की नीति भी अपनाई जाती है कि एक तरफ हम शत्रु का व्यवहार भी करते रहें राजा से और दूसरी तरफ हम मित्रता की बात भी करते रहें। या फिर ऐसा भी होता है, कई जगह ये भी है कि सेना को 2 भागों में विभक्त कर दो, एक राजा प्रकट रूप में रखे और एक राजा छद्म रूप में रखे, और जब ऐसी आवश्यकता पड़े, प्रकट करना पड़े, तो उसको प्रकट कर दे। संशय, संशय जो है वो है कि अभी राजा कमजोर है और अभी वो आक्रमण करने की स्थिति में नहीं है, लेकिन जब उसको ऐसा लगता है कि अब स्थितियां मेरे अनुकूल हैं तो वह आक्रमण करे। और अनुकूल क्या हो, कैसे होंगी कि वह उस कमजोर स्थिति में किसी बलवान राजा का आश्रय ले ले। ठीक है, वो किसी भी बलवान राजा का आश्रय ले ले। जैसे कि हम कह सकते हैं कि जो अकबर थे, मतलब हुमायूं थे, हुमायूं ने जब वो शेरशाह सूरी से हार गए थे तो उन्होंने भी आश्रय लिया था, वहीं पर अकबर का जन्म हुआ था। और उसके बाद में जब वो शक्तिशाली बन गए तो उन्होंने दोबारा से जो वो था लोधी, उसको हराया, उसका सूरी को, और उसके बाद में दोबारा से शासन अपने हाथ में ले लिया, है ना। तो इस तरह से भी किया जा सकता है, ये संशय की नीति है। ठीक है, तो इन 6 नीतियों के द्वारा शार्दूल नीति इनको बताया है, और इन 6 नीतियों के द्वारा राजा जो है कैसी भी प्रतिकूल स्थिति में भी अपने राज्य को वापस पा सकता है, और कमजोर स्थिति में भी वह शक्तिशाली राजा का विनाश कर सकता है, उससे लोहा ले सकता है और अपने राज्य की रक्षा कर सकता है। तो एक ये भी है कि जो पराजित राजा है, दूसरा जो राजा है, उनसे कूटनीतिक संबंध बनाए रखने चाहिए और राजदूतों का आदान प्रदान भी होना चाहिए। और जो पराजित राजा है या जो पराजित जनता है, उसके साथ में राजा को सहृदयता का वातावरण रखना चाहिए। ये नहीं कि उसको लूटपाट करे उसके साथ में, या उसके साथ में कोई भी गलत व्यवहार करे। तो स्टूडेंट्स, आज आपने पढ़ी परराष्ट्र नीति, ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और आशा है आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगे होंगे। आप इन्हें अंत तक देखिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और मेरे वीडियोस को लाइक और शेयर अवश्य करें।